डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज खुश तो बहुत हो गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की सुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। 5.5 फुट का कद जो किसी तरह सीधा किया जाए तो 6 फुट का हो जाए। लंबी लंबी लचकीली टांगे, पतली सी कमर, चौड़ा सीना, चेहरे पर चेचक के दाग, सरकश नाक, खूबसूरत आंखें, आंखों से छिपा छिपा सा दफक्कुर, बड़े बड़े बाल, जिस्म पर कमीज, मोड़ी हुई पतलून। कुछ इस तरह उनका तारुफ किया करते थे उनके अजीज दोस्त कैफी आजमी साहब। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं अब्दुल हई साहब की। अब्दुल हई साहब, जिनको जमाना जानता है साहिर साहब के नाम से, यानी कि साहिर लुधियानवी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं विनीत चौधरी आज बिग बी टॉकीज में साहिर साहब पर बात क्यों कर रहा हूं। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज दिन है 8 मार्च, और 8 मार्च 1921 को साहिर साहब का जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था, यानी कि आज उनका 101वां जन्मदिन है। और इस महान मौके पर मैं याद कर रहा हूं साहिर साहब को, और उनके बारे में चंद बातें आपसे आज मैं जरूर करूंगा। बताना चाहूंगा कि साहिर साहब का जन्म एक बहुत बड़े जागीरदार परिवार में हुआ था। पिता बेहद अमीर और वाबदार, परंतु इनकी मां के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। पिता का नाम फजल मोहम्मद साहब था, जिन्होंने 12 बार निकाह किया था, और सरदार बेगम, जो कि साहिर साहब की माताजी थी, उनकी 11वीं पत्नी थी, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। और जब उनके पिता फजल मोहम्मद साहब ने 12वीं बार शादी करी तो माता सरदार बेगम ने फैसला ले लिया कि वो अब इनके साथ नहीं रह पाएंगी, और वो अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अब तलाक ले लेंगी, और मामला पहुंचा कोर्ट में। लगभग 4 साल की उम्र थी साहिर की जब जज ने उनसे पूछा कि बेटा, अब माँ के साथ रहना चाहते हो या पिता के साथ। तो साहिर ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा कि मैं अपनी अम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। उनके मुंह से निकला अम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। दूसरी ओर पिता ने फैसला कर लिया कि अब इस बच्चे से मेरा कोई संबंध नहीं है और मेरी संपत्ति पर इसका कोई हक नहीं है। तो इस तरह से साहिर की जिंदगी की शुरुआत मुफलिसी से हुई। माँ उनको पढ़ाकर एक बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहती थी, और एक बार हुआ भी ऐसा ही। बचपन में जब उनकी माता जी ने एक बहुत बड़े मौलवी से उनके बारे में पूछा, तो वे मौलवी बोले कि ये बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत नाम कमाएगा।
तो माँ ने सोचा कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा डॉक्टर या कोई जज बन जाएगा। वो उनको ऐसा ही कुछ बनाना चाहती थी, ऐसे ही रूप में देखना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है, उसने कुछ और ही लिखा होता है और वही होता है। तो ऊपर वाले ने चाहा था कि ये बच्चा एक बहुत बड़ा शायर बने और गीतों की दुनिया में अपना नाम कमाए। तो वो बन गया साहिर लुधियानवी। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं साहिर लुधियानवी साहब के बारे में। तो बताना चाहता हूं, लुधियाना में खालसा हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत करी। मैट्रिक की आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें सतीश चंद्र धवन शासकीय कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया। और वो कहते हैं कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तो पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर इश्क लड़ा बैठे। और इश्क के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो इश्क ऐसा लड़ा, उनको कॉलेज से निकाल दिया गया और ऐसे में उनको जाना पड़ा लाहौर। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने आगे की पढ़ाई करी। कॉलेज के दिनों से ही उनके नाम की प्रसिद्धि जगह जगह में फैलने लगी, क्योंकि कॉलेज में वो बहुत अच्छी नज्म पढ़ते थे, गजल लिखा करते थे। और कहते हैं कि ऐसे लोगों के बहुत सारे फैन भी होते हैं। तो इनके कॉलेज के दिनों से ही बहुत सारे फैन हो गए थे। लोग इन पर मना करते थे, ऐसा कहा जाता है। इनकी शायरी का जादू ऐसा था कि उन्होंने 24 साल की उम्र में ही एक बहुत शानदार किताब लिखी थी। किताब का नाम था तलखियां। उस किताब के बारे में बताना चाहता हूं कि दिल्ली में अभी तक उस किताब के 25 संस्करण निकल चुके हैं। और पाकिस्तान के बारे में यदि बोलूं तो कहा जाता है कि आज भी यदि कोई नया प्रकाशन शुरू होता है तो पहली किताब वो तलखियां ही निकालता है। इतनी मशहूर किताब है और आज भी इतनी मशहूर है तलखियां। स्कूल के दिनों से ही मास्टर रहमत की शायरी उनको बहुत पसंद थी और लगभग उनको मास्टर रहमत की पूरी शायरी याद थी। शायरी की और उनकी दीवानगी और परवान चढ़ने लगी जब खालसा कॉलेज के शिक्षक फयाज हिरानवी साहब ने उनको अपना शागिर्द बना लिया। और उनका तारुफ जो है शायरी की नजाकत और तरह तरह की तमाम चीजों से उन्होंने कराया। जवानी के दिनों से ही साहिर की सोच एक कम्युनिस्ट सोच थी और वह इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि मैंने पहले ही जैसा कि आपको बताया कि मुफलिसी में जीवन कट रहा था और माँ का भी पेट भरना था और खुद को भी आगे बढ़ाना था। तो तमाम तरह के वो काम कर रहे थे, जगह जगह पर वो काम किया करते थे, लेकिन मंजिल कुछ और थी। इसी बीच 1945 के आसपास की बात है कि प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदब लतीफ और शाहकार में वह संपादक बन गए। बाद में एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रकाशन है सवेरा में वह पहुंच गए और उनकी रचनाओं को लोग बहुत चाहने लगे। लेकिन हुआ क्या, उसी दौर में उन्होंने एक रचना लिखी जो कि कम्युनिस्ट सोच से प्रेरित थी और पाकिस्तानी सरकार के विरुद्ध थी। और उस रचना के बाद सरकार ने उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया। उन पर एक मुकदमा शुरू हो गया और जैसे तैसे करके वो पाकिस्तान से निकले। मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि साहिर साहब पाकिस्तान से निकले, इसके पीछे कारण ये नहीं था कि सरकार ने उन पर मुकदमा कर दिया था। इसके पीछे कारण ये था कि वो पाकिस्तान की उस सोच से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र में रहे। उनकी सोच हमेशा से भारत की सोच के साथ जुड़ी रही। वो एक धर्मनिरपेक्ष सोच वाले व्यक्ति थे और उन्होंने चाहा कि मैं अपने आगे का जीवन हिंदुस्तान में जाके गुजारूं, मैं भारत में रहूं। और उन्होंने फैसला किया और वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने में उनके मित्र पंडित प्रकाश ने उनकी बहुत मदद करी। वो दिल्ली पहुंचे और अपनी माँ को भी दिल्ली लेकर आ गए। अब वो दिल्ली में रहने लगे। लेकिन आज भी किस्मत को कुछ और मंजूर था। साहिर साहब की जिंदगी में किस्मत का बहुत रोल रहा और समय समय पर किस्मत आड़े आती रही। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा उनकी किस्मत के बारे में। तो अभी मैं बात कर रहा था कि वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली वो लगभग सन 1949 में आए थे। इसी दौर में एक बात और बीती जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वह दयाल सिंह कॉलेज में जब पढ़ रहे थे लाहौर में, उसी दौरान वो कॉलेज के प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। तो राजनीति की तरफ उनका रुझान था, कम्युनिस्ट सोच थी, उस सोच को वो आगे बढ़ा रहे थे। किस्मत को कुछ और मंजूर होता है और किस्मत उनको उठा के ले गई माया नगरी बॉम्बे। बॉम्बे आने के बाद उनका भी ख्वाब था, उनका भी सपना था कि मेरी शायरी को भी दुनिया जाने सुने और इसकी और वो प्रयास करने रहे।
वो तमाम लोगों से मिलने लगे। और इसी दौर में सन 1949 में एक फिल्म आई आज़ादी की राह, जिसके लिए उन्होंने गीत लिखा, लेकिन गीत कब आया और कब चला गया ये शायद साहिर साहब को भी बाद में याद नहीं था। लेकिन वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ रहे थे और उनको मालूम था उस दौर के एक बहुत बड़े संगीतकार रहे थे एस.डी. बर्मन साहब, जिनकी उस जमाने में तूती बोला करती थी। उन्होंने उनसे मिलने का सोचा और वो एक दिन एक होटल पहुंच गए। जब उनको मालूम चला कि उस होटल में एस.डी. बर्मन साहब रुके हैं, एस.डी. बर्मन साहब के रूम के बाहर तख्ती टंगी हुई थी, डू नॉट डिस्टर्ब, लेकिन उन्होंने उस तख्ती की परवाह ना करते हुए सीधे वह रूम के अंदर घुस गए। अंदर उनको दर्शन हो गए संगीत के देवता और नामचीन कलाकार सचिन देव बर्मन साहब का। तो मैं बताना चाहता हूं, सचिन देव बर्मन साहब से जब वो मिले तो वो अपनी बात सचिन देव बर्मन साहब को समझा रहे थे, लेकिन सचिन देव बर्मन साहब का हाथ क्योंकि हिंदी में कुछ तंग था तो वो उनकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इस थोड़ी सी वार्तालाप में ये चीज समझ में आ गई कि एक प्रोग्रेसिव सोच का लड़का है जो कि शायर है। तो उन्होंने एक सिचुएशन उनको बताई कि ये एक सिचुएशन है और मैं एक धुन आपको दे रहा हूं तैयार करके, आप इस पर कुछ तैयार करिए। तो जब वो धुन को सुन रहे थे और जब बर्मन दादा अपनी धुन को रोक कर बैठ गए और बोले कि आप बताइए आपने कैसे इसको करना चाहते हैं, कब लिख के देंगे। तो बोले कब की बात नहीं, मैं अभी आपको लिख के दूंगा। और उन्होंने कहा आप बजाइए और मैं लिख रहा हूं। तो बर्मन दादा ने धुन को बजाना शुरू करा और जानते हैं वो कौन सा गीत था? फिल्म नौजवान का वो गीत था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जिसको गाया था लता मंगेशकर जी ने, और वो गीत था वो गीत सुनने के बाद दादा बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो इस फिल्म के निर्माता से इनको मिलाएंगे और वह उनको मिलाने ले गए। और यहां से शुरुआत हुई साहिर साहब की जिंदगी के नए सफर की। नया सफर तो शुरू हो चुका था, लेकिन वो सफलता अभी नहीं मिल रही थी, उसमें कुछ वक्त लगा। और तभी 1951 में गुरदत्त की फिल्म आ गई बाजी, और यहां से वो बाजी मार गए। और वो गीत था तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले। तो यहां से किस्मत ने एक नई करवट ले ली, एक नए मुकाम तक ये फिल्म साहिर साहब के नाम को लेकर गई। और उसके बाद तो एक सिलसिला शुरू हो गया जहां किस्मत नए नए मुकामों पर उनका इंतजार कर रही थी। उसके बाद तो एक से एक गीत, एक से एक गजल आती गई। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे। तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, मचल मचल के हवाएं बुला रही हैं तुम्हें। गर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तेफाक से पूछेंगे अपना हाल, तेरी बेबसी से हम बर्बादे मोहब्बत की दुआ साथ दिए जा, टूटा हुआ इकरारे वफा साथ दिए जा। मोहब्बत तर्क की मैंने गरेबासी लिया मैंने, जमाने अब तो खुश हो जहर ये पी भी लिया मैंने। हमसे अगर है तर्के ताल्लुक तो क्या हुआ, यारों कोई तो उनकी खबर पूछते चलो। कभी मिलेंगे जो रास्ते में तो मुंह फिरा कर पलट पड़ेंगे, कहीं सुनेंगे जो नाम तेरा तो चुप रहेंगे नजर झुका के। तुझको खबर नहीं मगर एक सादा लौह को बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने। तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, ठुकराना दे जहां को किसी बेदिली से हम। तो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता उम्मीद, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। इस तरह जिंदगी ने दिया है हमारा साथ, जैसे कोई निभा रहा हो रकीब से। अरे वो आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, खुशी के 4 झोंके गर इधर से भी गुजर जाएं। अभी ना छेड़ मोहब्बत के गीत ए मुतरिब, अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, निभाता चला गया। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की,
ना तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, ना मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, ना जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश इराज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह अभी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोक हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इस खूबसूरत गजल के साथ मैं आज इस भाग को यहीं रोकता हूं, क्योंकि अगले एपिसोड में मुझे आपसे और भी कुछ बातें करनी है। अब मुझे बात करनी है साहिर साहब की मोहब्बत के बारे में, और वो बातें मैं आपसे करूंगा जिसके सुनने के लिए आप बेताब हो और मैं आपको सुनाने के लिए बेताब हूं। तो इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड का, जो कि जल्द आपके सामने में लेकर आऊंगा दोबारा से बिग बी टॉकीज पर।